हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट हाफ पढ़ा था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का सेकेंड हाफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी ह्यूज वेलकम टू ऑल द न्यू कमर्स, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द फ्यूचर साइंटिस्ट जो अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, बायोलॉजी विट को। और आई एम योगिता गुप्ता। चैनल पे आप सारे न्यू हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। मैंने सोचा कि चलो पहले हम उसको रिकैप्चुलेट कर दें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और कुछ उनमें से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग। फिर हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। फिर पढ़ा था कि कैसे इतनी ज़्यादा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको कैसे नॉमनिक्लेचर दिया जाए या फिर उनको कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाए, और फिर क्या रूल्स होते हैं टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स। फिर बच्चों हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी मैं फिर से बता दूं, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में, कैसे डिफरेंट रैंक्स में हम उनको डिवाइड करें, सो दैट हम उनमें से एक एक ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पहचान पाएँ, और उनको उन सबको अच्छे से डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में उनको सेट करना है, उस प्रोसेस को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट जो आज के वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है टैक्सॉन क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि टैक्सोनॉमी वो प्रोसेस है कि जिसमें हम डिफरेंट इतने 1.7 to 1.8 मिलियन जो हमारे नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं, और हर दिन न्यू स्पीशीज़ को जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्कवर करते रहते हैं, तो उन सब के लिए उनको कैसे हमने पहचानना है, उनके नाम क्या होने चाहिए, उनको कैसे हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है, तो उसको बांटने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ओके, हायरार्कियल स्ट्रक्चर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, जिन कैटेगरीज को हम कहते हैं रैंक्स, या साइंटिफिकली उसको कहते हैं टैक्सॉन। एक कैटेगरी को कहते हैं टैक्सॉन और बहुत सारी कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सा। प्लूरल जो है वो है टैक्सा। देखिए बच्चों, जैसे आपके स्कूल में सपोज करो 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन सारे बच्चों को अगर हम एक ही रूम में या एक ही ग्राउंड में रखें और उनको हमने पहचानना है, या उनको उनके बारे में कोई पता नहीं ये कौन सी क्लास के हैं, ये कौन सी एज के हैं, ये कौन से रोल नंबर के हैं, या इन्होंने कौन सी क्लासेस ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए सभी बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे छोटी क्लास होती है LKG, यहाँ बच्चों को रखा जाता है, फिर उससे ऊपर UKG, फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन, है ना। तो इसको बोलते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ओके, और जो आपकी क्लास की डिफरेंट क्लासेस, जो आपके स्कूल की क्लासेस होंगी, उनको बोलेंगे हम कैटेगरीज या रैंक्स या फिर टैक्सा, और एक क्लास को या एक रूम को बोलेंगे हम क्या, टैक्सॉन। अब मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसमें हर एक रूम जो होगा, जो हर एक आपके स्कूल का जो हर एक रूम है वो अलग अलग कैटेगरी है, तो हम उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, और ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक का, उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें सारी ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब इनमें जैसे हमें पता होना चाहिए कि स्कूल में हम जिन बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में डाल रहे हैं उसके बारे में हमें उनके पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये बच्चा कौन से एज ग्रुप को या कौन सी क्लास को या कौन सी क्लास पास करके आया है वगैरह वगैरह, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने इसको कौन से
ऑर्गेनिज्म को कौन सी स्पीशीज़ में या कौन से जीनस में या कौन सी फैमिली या ऑर्डर में डालना है, तो हमें उनके बारे में, उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उनको अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे ना। उससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि जो सेम और या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो भी हम उनसे जान पाएंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके स्कूल में फिर से बात कर रही हूँ, डिफरेंट क्लासेस होती हैं या क्लासेस की सेक्शंस होती हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के ये जो डिफरेंट कैटेगरीज साइंटिस्ट ने बनाई, उसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है किंगडम। उसके बाद में फाइलम और डिवीजन। आपने याद रखना है, फाइलम आती है कैटेगरी एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये वाली कैटेगरी को हम फाइलम नहीं कहते, उसको हम डिवीजन कहते हैं। उसके बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे छोटे वाली जो कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़। ठीक है, आपने पहले इनके नेम याद करने हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं अब वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पीशीज़ होता क्या है। तो पहले मैंने बता दिया आपको कि स्पीशीज़ एक लोएस्ट रैंक होता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसका सबसे लोएस्ट रैंक, सबसे लोएस्ट क्लास आपकी कौन सी होती है, एलकेजी। इसी तरीके से सबसे लोएस्ट रैंक होता है इसमें हायरार्की में, वो है स्पीशीज़। बच्चों ये न्यू टर्म्स हैं, आपको बार बार अभी न्यू टर्म्स आएंगे, ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने 10th में नहीं सुनी है। तो मेरी ये एक आपको गाइडेंस होगी या इंस्ट्रक्शन होगी कि जब जब आप ये पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, आपके पास पेन कॉपी होनी चाहिए और अगर हो सके तो एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, और ताकि आप अपनी नोटबुक पे उन टर्म्स को नोट कर लो और वीडियो के साथ साथ फिर आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ते रहोगे तो वीडियो सुनते रहोगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, और इसी तरीके से एक दो बार जब आप रिवाइज करोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, अब देखिए स्पीशीज़ जो है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे केजी के बच्चों को अगर आपने इस रूम में बिठाना है तो उसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, तभी आप उनको बिठा पाओगे। फॉर एग्जांपल वो 4 इयर्स की प्लस एज के होंगे, है ना। तो अब हमने क्या करना है, जैसे आपने एक मार्केट में देखिए मैंगोज़ होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, आप उनको मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, मतलब आप उनको ऊपर से देख के ही पहचान जाते हो कि ये मैंगो जो है कौन सी ब्रीड का है या कौन सी वैरायटी का है ना। ऐसे ही गार्डन में डिफरेंट काइंड्स के रोजेज़ होते हैं, कहने को वो रोजेज़ हैं मगर उनकी वैरायटीज़ अलग अलग हैं। वैसे ही ये डॉग्स हैं, तो सभी को डॉग्स ही कहते हैं बट उनकी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं। अगर हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें ये जो इंडिका लिखा ये स्पीशीज़ है। ओके, जब जब मैंगो लिखेंगे हम हर बार मैंजीफेरा ही लिखेंगे, बट ये जो इंडिका नेम है इस यहाँ पर किसी और वैरायटी का होगा तो यहाँ पर ये नेम यहाँ से चेंज होता रहेगा और यहाँ पर मैंजीफेरा ही रहेगा। सिमिलरली होमो नेम इंसानों के लिए सेम रहेगा, और जो आगे है सेपियंस, उसमें अगर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो इंसान होंगे तो उनकी यहाँ पर स्पीशीज़ का नाम चेंज होगा। ओके, फर्स्ट नेम क्या बोला था मैंने प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट नेम इज़ नोन एज जीनस एंड सेकंड इज़ स्पीशीज़। इसी तरीके से ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है या सोलेनम निग्रम है या मेलेंजीना है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं स्पीशीज़। तो यहाँ पर पोटैटो को कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सोलेनम निग्रम है, और ये ब्रिंजल को कहते हैं सोलेनम मेलेंजीना। बट ये जो यहाँ पर जो शो हो रहे हैं ये वाले, ये इनकी स्पीशीज़, हालांकि ये जीनस इनका सेम है बट इनके कोई भी करैक्टरिस्टिक्स आपस में बहुत सारे नहीं मिलते हैं और कोई करैक्टरिस्टिक्स इनके मिलते हैं, इसलिए जीनस इनका सेम है बट इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। सिमिलरली लॉयन को हम कहते हैं पैंथरा लियो, और टाइगर को कहते हैं पैंथरा टाइग्रिस, और लेपर्ड को कहते हैं पैंथरा पार्डस। ओके, कहने को उनका जीनस सबका पैंथरा है क्योंकि नियर अबाउट थोड़ी थोड़ी शक्ल इनकी मिलती है बट इनके पूरे करैक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते, तो इसलिए हमने इनको डिफरेंट स्पीशीज़ में डाला हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ गया जीनस। अब जीनस में क्या होगा कि ये थोड़ा बड़ा ग्रुप हो जाएगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। बहुत सारी स्पीशीज़ का इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसको कहेंगे जीनस। ठीक है, उस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं इन कंपैरिजन विद द स्पीशीज़। ठीक है जी,
जैसे पोटैटो और अभी मैंने बताया और ब्रिंजल हैं, उनकी स्पीशीज़ अलग अलग हैं, ठीक है ना, बट उनको एक ही जीनस में रखा गया है सोलेनम में। इसी तरीके से जो लॉयन है, टाइगर है और लेपर्ड है, इनके बारे में भी बताया मैंने कि इनका सबका जीनस क्या है, पैंथरा। वेरी गुड। और हाउएवर जो जो पैंथरा जीनस है, इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती है, देखो कैट्स से भी, है ना, बट इनमें बहुत सारे फीचर्स अभी सेम नहीं हैं, तो इसलिए कैट्स को एक अलग जीनस में रखा गया है। उस जीनस का नाम है फेलिस। सो आपने याद रखना है कि जो स्पीशीज़ है वो स्मॉलर ग्रुप है, और जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ को कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कहते हैं जीनस। अब जीनस के बाद में नेक्स्ट ग्रुप आएगा फैमिली, जिसमें बहुत सारे जीनस को इकट्ठा कर दिया जाएगा, बहुत सारे जनरा को, जनरा जो है वो प्लूरल है जीनस का, बहुत सारे जनरा को इकट्ठा कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी अब इस ग्रुप में, ठीक है। स्पीशीज़ में बहुत सारा एक जैसी थी, जीनस में थोड़ी कम हुई, अब फैमिली में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें और भी कम होंगी। देखिए जैसे ऑरेंज है, लेमन है और ग्रेप फ्रूट है, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसका नाम है रूटेसी या सिट्रस फैमिली, ठीक है। इसी तरीके से जो सोलेनम एक जीनस है, एक पेट्यूनिया है, दतूरा है, ये सारे एक ही फैमिली में आते हैं, उसका नाम है सोलेनेसी। ओके। इसी तरीके से फिर से लायन, टाइगर और लेपर्ड, और इसमें अब हमने कैट को भी इंक्लूड कर दिया और एक ही फैमिली बना दी उनकी, उनका नाम रख दिया फैलिडी, ठीक है। अब हम कहेंगे डॉग को हम इंक्लूड क्यों नहीं किया हमने फैलिडी में, क्योंकि डॉग और कैट में बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ तो हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इसलिए इनको हमने कैट्स को रखा है फैलिडी में, और जो डॉग्स हैं उनको हमने रखा है कैनिडी में। आपने इन फैमिलीज़ के नेम भी याद करने हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद में जो और उससे ऊपर वाला स्टेप आया वो है ऑर्डर। अब ऑर्डर में बच्चों कौन होगा, किसका ग्रुप बना होगा, वो होगा फैमिलीज़ का ग्रुप, है ना। अब धीरे धीरे फैमिलीज़ में अब जो एक ऑर्डर होगा उसमें और सिमिलैरिटीज़ रिड्यूस होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, लेस होती जाएंगी, ठीक है। जैसे फैलिडी जिसमें कैट्स आती हैं और कैनिडी जिसमें डॉग्स आती हैं, इन दोनों को मिला के एक ही ऑर्डर में डाला गया है, वो है कॉर्निवोरा। क्यों इनको कॉर्निवोरा में डाला गया है, क्योंकि कैट्स भी और डॉग्स भी दोनों कॉर्निवोरस हैं, दोनों मीट ईटर हैं, इसलिए उनको कॉर्निवोरा में रखा गया है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो प्लांट की फैमिलीज़ हैं, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है, वो है पॉलीमोनियल्स, क्योंकि उनके फ्लोरल करैक्टर्स एक जैसे होते हैं तो उनको एक ही फैमिली में रखा है। तो अब आपको पता चल गया कि देखिए ये कैट्स हैं, ये लॉयन था, टाइगर था, लेपर्ड था और डॉग था, देखने को ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं बट ये सारे के सारे मीट ईटर्स हैं, इसलिए दे बिलोंग टू सेम ऑर्डर, दैट इज़ कॉर्निवोरा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज क्लास। क्लास में अब ये एक और बिगर, थोड़ा सा और बिगर हो गया ग्रुप, और इसमें आगे ये इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, है ना। तो अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। दो ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर का नाम है प्राइमेटा और एक का नाम है कॉर्निवोरा, ठीक है। जो प्राइमेटा हैं उनमें आते हैं मंकीज, गोरिल्ला और जिबन्स, ठीक है जी। और कार्निवोरा में आते हैं कैट्स, डॉग्स और टाइगर्स। ओके, ये कैट्स, डॉग्स और टाइगर्स हैं, और ये हैं प्राइमेटा और ये हैं कॉर्निवोरा। ओके, अब ये दोनों ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, मगर हमने इन सभी दोनों ऑर्डर्स को एक ही क्लास में कंबाइन कर दिया और उसका नाम रख दिया मेमेलिया। क्यों रखा मेमेलिया, क्योंकि मैमल्स के कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इन सब में हैं। हालांकि दोनों अलग अलग ऑर्डर्स के ये को बिलोंग करते हैं, बट इनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स मैमल्स के हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे हेयर हैं तो सब पे हैं, और ये सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए ये सारे बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया को। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइलम। बहुत सारी क्लासेस जब कंबाइन होती हैं तो एक ग्रुप बनता है, इसको कहते हैं फाइलम। एनिमल्स में हम इसको फाइलम कहते हैं और प्लांट्स में हम इसको डिवीजन कहते हैं। अब एनिमल्स जैसे फिशेस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनमें एक नोटोकॉर्ड होती है और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है यहाँ पर आप बैक पे, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक
सिंगल फाइलम में रखा गया है जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। हम आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इसी तरीके से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको एक ही डिवीजन में रखा गया है, वो है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स पैदा करते हैं। नो सबसे बड़ी, सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी है दैट इज़ किंगडम, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। अब सारे एनिमल्स जो हैं दुनिया के वो एनिमिलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं और सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटे को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम हायर जाते हैं, नीचे से स्पीशीज से किंगडम वाली साइड जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो दे गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हमने जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को, तो तभी साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया। तो अब हमने इनको याद कैसे करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि आपने इसको ऐसे याद करना है कि सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। ओके, हो गया याद? एस से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ओके, सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। ये मेरे पास ट्रिक है जिससे आप इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की को लर्न कर सकते हो। नाउ अब हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं, तो अब हमने इसको इनकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? टैक्सोनॉमी कहेंगे। और टैक्सोनॉमी के लिए अब हमें केयरफुल आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स की, और लेबॉर्ट्री में या फील्ड स्टडी में साइंटिस्ट जाते हैं और डिफरेंट स्पेसिमेंस जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको फिर स्टडी किया जाता है। क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स तो हमारे पास हर समय प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हमें लेबॉर्ट्री में कई बार सैम्पल्स रखे होते हैं और उनके कोई सॉल्यूशंस में या कैसे ड्राइड स्पेसिमेंस रखे होते हैं। तो हम या फिर ये जो स्टडीज़ होती हैं ये डिफरेंट फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री या फिर बहुत सारे और ज़्यादा फील्ड्स साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा में भी हेल्प करती हैं और हमें अपनी डाइवर्सिटी को और ज़्यादा जानने में भी हेल्प करती हैं। नो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा जो आज का है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं या टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत सारे मेथड या टेक्निक्स अपनाई हैं सो दैट वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में उनको हेल्प मिल सके और वो अच्छे से सभी ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकें, है ना। कोई भी बात करनी हो तो हमें एड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे अगर हमने किसी चीज़ को लिखना, लिख के रब करना है तो हमें उसके लिए डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लिखने के लिए चौक की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिक की स्टडी करने के लिए जो चीज़ें उनको हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को, उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हर्बेरियम्स, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जोलॉजिकल पार्क्स, कीज, ये एग्जाम्पल्स हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। इनके बारे में अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हर्बेरियम की बात करते हैं बच्चों। तो हर्बेरियम क्या होता है? ये एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है और उनको फिर माउंट कर देते हैं, उनको चिपका देते हैं ऑन द शीट्स। पेपर की शीट्स के ऊपर प्लांट्स को ड्राई करके उनको पेस्ट कर देते हैं। फिर उनके प्लांट स्पेसिमेंस को लेबल किया जाता है अच्छे से सिस्टमेटिकली और उनको एक पूरे एक प्रॉपर वे से उनको क्लासीफाई किया जाता है सो दैट साइंटिफिक स्टडीज़ में उनसे हेल्प मिल सके। फिर उनमें डिटेल्स भी लिखी जाती हैं लाइक किस डेट को उनको कलेक्ट किया गया था, किस प्लेस में उनको कलेक्ट किया गया था। फिर उनका इंग्लिश, लोकल या बोटैनिकल नेम भी उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर उनकी फैमिली जो है स्पेसिमन की वो किसको बिलोंग करते हैं, कलेक्टर का नाम क्या है, ये सारा कुछ लेबल पे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उनको ये जो हर्बेरियम के स्पेसिमन्स होते हैं, जो ये जो प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑफनली यूज्ड फॉर द रेफरेंस एज अ रेफरेंस मटेरियल्स इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। नेक्स्ट हैं वो हैं बोटैनिकल गार्डन। ये भी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, ये भी साइंटिस्ट को बड़ा हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो कितनी वैरायटी के प्लांट्स और ट्रीज़ को बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो किया जाता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन एंड डिस्प्ले। ठीक है, और हमारी एजुकेशन में तो ये रोल प्ले करते ही हैं। तो हर एक प्लांट के ऊपर जो बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है उसको लेबल किया जाता है और उसके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम लिखा जाता है और उसकी फैमिली, किस फैमिली को वो बिलोंग करता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जैसे क्यू है इन इंग्लैंड में, फिर ऐसे है इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा और द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये MCQs में बहुत बारी पूछा जाता है, इसको अच्छे से आपने इनके नेम्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है बच्चों टैक्सोनॉमिक एड आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो आप जानते ही हो, जहाँ पर बड़ी एंशियंट पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं तो लोग उनको देखने जाते हैं। बट बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपने एनिमल्स और प्लांट्स के स्पेसिमन्स, इंसेक्ट्स के स्पेसिमन्स, उनकी बोन्स या उनको पूरे सॉल्यूशंस में उनको पिन अप करके रखा जाता है, उनको बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल मीन्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अभी डेड हैं बट उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कलेक्शन होते हैं, ये कलेक्शंस होते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स की, जिनको रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस के लिए। तो जार्स में भी उनको प्रिजर्व किया जाता है इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, या उनको एज ड्राई स्पेसिमेंस भी रखा जाता है। इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, देन दे आर किल्ड, फिर उनको पिन किया जाता है। पिन मतलब उनकी बॉडी में पिन घुसाई जाती है और उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से जो लार्जर एनिमल्स हैं उनको स्टफ़ कर दिया जाता है, उनकी स्किन के बीच में कॉटन या रुई एट्सेट्रा भर देते हैं, या फिर उनके स्केलेटन्स जो उनके बोन्स होते हैं उनको भी डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड है वो है ज़ूलॉजिकल पार्क। तो ये जिनको हम जूज भी कहते हैं, तो ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, कि उनको लगे ही नहीं कि वो जंगल में है या ह्यूमन सुपरविजन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी करते हैं और सभी बच्चे उनको शौक से देखने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कीज़। ये भी यूज़ की जाती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों ये कीज़ कोई वो नहीं है जिससे हमारा लॉक खुलता है, कीज़ भी वो हैं कि ये एक मेथडोलॉजी है जो एक पेपर पे लिखी जाती है, जिससे हेल्प मिलते हैं। ये एक क्वेश्चंस टाइप के होते हैं जिनसे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने में हेल्प मिलती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। देखिए, हर एक क्वेश्चन जो लिखा होता है उसमें कंट्रास्टिंग करैक्टर्स होते हैं, जैसे बड़ा कि छोटा, वाइट या ब्लैक, ठीक है, लंबा या छोटी हाइट का, ठीक है, घुंघराले बाल या स्ट्रेट बाल, ओके, या लेग्स या विंग्स, ऐसे करके। तो कोई भी क्वेश्चन के जो कंट्रास्टिंग करैक्टर्स होते हैं उसमें एक पेयर होगा, तो उस पेयर को जो मैं अभी सेंटेंस बोल रही थी उन पेयर ऑफ सेंटेंसेस को कहेंगे कपलेट। ओके, जो एक पेयर बोलेंगे उस पेयर को कहेंगे कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को, इसको भी और इसको भी, जैसे मैंने बोला लंबा या छोटा, तो जो एक सेंटेंस होगा इंडिविजुअल उसको बोलेंगे लीड, और दोनों को मिला के बोलेंगे कपलेट। ओके, तो इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को चूज़ करना है तो उसमें से एक करैक्टरिस्टिक को चूज़ करेंगे और दूसरे को हम उसको रिजेक्ट करेंगे। एक को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट हम तभी करेंगे जो करैक्टर हमें बिल्कुल सिमिलर दिखेगा उस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारे पास एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक मैमल है, एक बर्ड है, एक रिप्टाइल है, एक फिश है और एम्फीबियन है। तो हम कैसे उनको अलग कैटेगरीज में बांटें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसकी बॉडी के ऊपर फर है कि नहीं है। अगर फर है, मतलब बाल हैं, तो यस वो मैमल है। अगर फर नहीं है तो फिर हम देखेंगे उसके बॉडी के ऊपर फैदर्स हैं कि नहीं है। अगर फैदर्स हैं तो वो बर्ड है, और अगर फैदर नहीं है तो उनको अलग कर देंगे। फिर हम देखेंगे उसकी स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है। अगर ड्राई है तो वो रेप्टाइल है, और अगर मॉइस्ट हैं फिर वो उनको अलग कर देंगे। फिर मॉइस्ट वालों में देखेंगे कि उनकी जो स्किन तो मॉइस्ट है, मगर उसकी स्किन के ऊपर स्केल्स हैं या स्केल्स नहीं है। अगर स्केल्स हैं, प्रेजेंट है, तो वो फिश है, और अगर स्केल्स नहीं है तो वो एम्फीबियन है, मतलब वो फ्रॉग है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को एनालिटिकल मैनर में देखना है। एनालिटिकल मतलब साइंटिफिक वे में, एक प्रॉपर वे में देखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कैसे भी हम उनको अलग किसी भी ग्रुप में डाल दें। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में कोई भी बच्चा है तो हम उसको किसी भी क्लास में डाल लें। हर एक
प्रॉपर उसको क्लासीफाई करने का एक एनालिटिक वे होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के लिए उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फैमिली को में डिवाइड करना है तो अलग से कीज़ बनाई जाती हैं, जीनस को करना है तो अलग से, स्पीशीज़ के लिए अलग से, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं वो हैं फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे फ्लोरा क्या होता है। तो फ्लोरा एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, रीजन आर टाइम, ठीक है। एक ख़ास कंट्री में कौन से प्लांट्स या एनिमल्स हैं, या एक किसी रीजन में कौन से हैं, या उस टाइम पे किसी ईयर में या किसी 50 ईयर्स में या 100 ईयर्स में कौन से प्लांट्स ग्रो करते थे या एनिमल्स उस कंट्री में थे, उनकी सारी जानकारी हमें एक बुक में मिलती है। उस बुक का नाम होता है फ्लोरा। सेकेंड बुक इज़ मैनुअल। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ फाउंड इन द स्पेसिफिक एरिया। वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताती है, वो है मैनुअल। एंड लास्ट इज़ मोनोग्राफ। उसमें सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में लिखा हुआ होता है, ओके। चाहे तो वो स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली है, क्लास है, किसी एक टैक्सॉन के बारे में डिटेल में लिखा जाता है। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में या एक पर्टिकुलर जीनस के बारे में, और उसकी पूरी कि वो कैसे उसमें फिक्स होती है टैक्सोनॉमी में और कैसे उसकी क्लासिफिकेशन हुई है, सिर्फ एक सिंगल टैक्सॉन की डिस्क्रिप्शन इसमें मिलती है। अब देखिए बच्चों, आज के सिनेरियो में जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं, है ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स इन दिस इन टूडेज सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें दो है रोल्स इनके। एक तो ये कि इन स्टडिंग द इम्पॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इनसे हमें पता चलती हैं, और हम उस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए या अपने रिसर्च वर्क के लिए भी हम उनको अच्छे से आने वाले टाइम के लिए उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।